नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई लेवल पर है। आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में क्रूरता की हदें पार की, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि आतंकवाद पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई लेवल पर है। आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में क्रूरता की हदें पार की, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि आतंकवाद पर अब फाइनल प्रहार होना चाहिए। लेकिन आतंक पर प्रहार करने के लिए एलओसी पार करना होगा, क्योंकि आतंकवाद का सोर्स पाकिस्तान है। पीओके में लश्कर और जैश के तमाम ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप खत्म नहीं किए जाएंगे, तब तक कश्मीर में आतंकी वारदातें खत्म नहीं होंगी। पाकिस्तान पर भारत सरकार ने आर्थिक और कूटनीतिक प्रहार कर दिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी सभी तरह के संबंध तोड़ लिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक प्रहार होगा, कूटनीतिक प्रहार होगा। वहीं अब आतंकवाद पर फाइनल प्रहार की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि आतंकवाद पर ऐसा प्रहार होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। सभी पार्टियों और नेताओं ने भी सरकार का संपूर्ण समर्थन कर दिया है। भारत की बड़ी तैयारी की आहट से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर कर दिया है। एयरफोर्स ने आक्रमण नाम से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की सेना थरथर कांप रही है। असीम मुनीर ने अपने जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर एटम बम की धमकी दी है, गीदड़ भभकी दी है, और कहा है कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव से दुनिया टेंशन में है। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी सामने आई है। परमाणु बम की धमकी रक्षा मंत्री ने दी है। ख्वाजा आसिफ ने न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी दी है। ऑल आउट युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा है। पाकिस्तान की खोखली धमकी, पाकिस्तान के खोखले दावे एक बार फिर से सामने आए हैं। एक रोग स्टेट की तरह पाकिस्तान एक्ट कर रहा है और वॉर की बात कर रहा है। Cool down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to this particular incident. इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान बार बार खुद की सुरक्षा का गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि दुनिया इस युद्ध को रोके, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता आया है और फिर इससे इनकार करता आया है। पहलगाम हमले को लेकर भी पाकिस्तान का यही रवैया है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आपने सुना, जिससे आतंकिस्तान की पोल खुल गई है। पाक रक्षा मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि आतंकियों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग देने में पाकिस्तान का 3 दशक का इतिहास रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के लिए गंदे काम पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू एंड कश्मीर, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौड़ रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमें ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आज के इस पैनल में। सबसे पहले मैं रामेश्वर यादव सर का रुख कर रहा हूं। रामेश्वर यादव सर, एटम बम की बात पाकिस्तान कर रहा है, कह रहा है हमारे पास एटम बम है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों देश कन्वेंशनल वॉर में आए तो दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। इंटरनेशनल मीडिया में छाती पीट रहा पाकिस्तान सर।
ये हमेशा करते रहते हैं इनके जो पॉलिटिशियन है। जरा सी भी कोई बात हुई, जरा सा झगड़ा पड़ा, वो हमेशा पहला काम एटम बम इस्तेमाल करने की बात करते हैं। कि मैं आपको बता दूं, अगर एटम बम इस्तेमाल भी होगा तो एटम बम में इट इज अ वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहला वो हमला उसी से करने की वो आपको डराना चाहते हैं। आप देखिए, एक तो हम हमारे पास चाहते हैं कि क्या और हमारी है रामेश्वर सर, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। मैं आपको दोबारा रुक करूंगा। जेके बंसल सर के पास जा रहे हैं इसी सवाल का जवाब के लिए। मैं एक बार पीसीआर को कहता हूं वो ऑडियो चेक कराए। बंसल सर, ये एटम बम की धमकी, बार बार कितना खोखला मुल्क है कि छोटी सी बात पर तुरंत एटम बम का गाना गाने लग जाता है। इस बार भारत बदला तो लेगा, लेकिन ये एटम बम की धमकी का क्या करें? ये पहले भी देते रहे। हमारे पास आधे पाव के हैं, 200 ग्राम के हैं, 500 ग्राम के हैं। ये जो इसके दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तो ये है, वो बताते जरूर हैं कि हमने बम है। इनको एटम बम को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, टेक्निक चाहिए, चलाने के लिए भी उसके लिए एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। जो F-15 है वो जो है अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, अमेरिका कभी परमिशन नहीं देता। दूसरा, आजकल ऐसी टेक्निक हैं, जो ऐसे हथियार हैं कि इनका जो वहां से जो भी एटम बम का मिसाइल या जिस व्हीकल से भेजेंगे उनके देश में उसको ध्वस्त किया जाए तो इफेक्ट उनके ऊपर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह की धमकी देता है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। अभी जो है भारत को और पूरी दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिनके पास जो एटम बम है, ये किसी भी टेररिस्ट के हाथ में लग सकते हैं, जिसको डर्टी बम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके से सारे वो सरेंडर करा, जैसे एक बार यूक्रेन से लिए गए थे, इनसे भी ले लेने चाहिए और लेकर के उनको कहीं सेफ या किसी कोई रेस्पॉन्सिबल कंट्री को देना चाहिए। और उसके बाद में जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि जैसे जितना ये गैर जिम्मेदाराना मुल्क है और जहाँ पे टेररिस्ट का भी पहुंच है, इनके बम के पास में टेररिस्ट पहुंच सकते हैं हर बात के लिए। और तो और इन्होंने इस बात की धमकी दी थी कि हम जो है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर बम बेच करके पैसे लेंगे। जब इनकी हालात खराब थे तो उस समय एक बार इन्होंने धमकी दी थी, इनके टेररिस्ट ने दी थी, इनके नेता ने दिए थे। तो ऐसे इस समय जो है ये सही मौका है कि इसको एक इंटरनेशनल पटल पर ले जाया जाए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए इंटरनेशनली कि वो सारे अपने जो एटॉमिक बम है, जो भी उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सौंप दें या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, जिसको डिसाइड वो करेंगे क्या करना फर्दर। तो ये सारे जो अब आप ये करिए कि ये जो होता है ना, आप ये तो ये हुआ कि भाई हाँ, जो जो दो खिलाड़ी होते हैं युद्ध के मैदान में, चाहे उसमें बॉक्सर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, एक कहेगा जी मैं तो अपने साथ में तलवार रखूंगा, तो इसका मतलब उसकी शक्ति नहीं है। अगर इनके आपको पास में अपना ये ऐसी शक्ति समझते हैं तो कन्वेंशन वॉर में रहे ये, इसका मतलब इनके अंदर में डर है। ये जो है कन्वेंशनल वॉर में कहीं टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। तो ऐसी गलती क्यों करते हैं जो इन्होंने किया? इन्होंने क्या इजराइल से कुछ लेसन नहीं सीखा कि जब इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया तो क्या हालात किए थे? उसी तरह का अटैक किया है। फरवरी के महीने में जो है पीओके के अंदर में जो हमास के इन्होंने टेररिस्ट को बुलाया था और उन्होंने इनको सलाह दी है। देखिए, ऐसा कहीं बॉम्बिंग होती है कुछ होती है, ऐसे कहीं जो गोली बिल्कुल मार रहे हैं, डरा रहे हैं, दहशत करके और हाथ जोड़ रहे लोग, और वो भी इतना आतंक फैला है, ऐसा आतंक तो कभी सुना ही नहीं है। कहीं वो ब्लास्ट कर दिया, कुछ कर दिया, वो बात दूसरी है, अंधाधुंध गोली चला दी वो भी, लेकिन आप पॉइंट ब्लैंक कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो धर्म पूछ के बात कर रहे हैं। तो इस तरह की ये सारा मुनीर का करा धरा है, उसको जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर में प्रेशर था चारों तरफ से, इस तरह की घटना घटी। रामेश्वर जी दोबारा कनेक्ट होगा, उनके पास चलते हैं। रामेश्वर जी, आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज। जैसा कि जनरल साहब ने बताया, पाकिस्तान जो है हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने की हमेशा धमकी देता है, जो कि एक्चुअली वास्तविकता नहीं है। अगर वो ये भूल जाते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर स्टेट, और हमारे पास हालांकि हमारी जो पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट अगर न्यूक्लियर कोई डिवाइस इस्तेमाल होती है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इस चीज की बात नहीं करते हैं। अगर आप अभी देखिए वेस्ट में यूक्रेन वॉर जो हो रही है, यूक्रेन जो वॉर हो रही है उसमें इनडायरेक्टली जो है नेटो का ग्रुप यूएस है, उनकी बैकिंग उनके पास रही है। तो और रशिया भी न्यूक्लियर स्टेट है। तो देखिए जितने भी देश हैं जिनका जमावड़ा है
दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। हालांकि यूक्रेन के पास इस तक नहीं है, लेकिन अभी देखिए वो लड़ाई है वो 3 साल तक लगी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला होने की वजह से कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकती। पहले ये सोच विचार था कि अगर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो कन्वेंशनल वॉर की जो टाइम विंडो है वो बड़ी छोटी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जैसा कि प्रूव हो चुका है अभी यूक्रेन वॉर के अंदर। तो हमको इस चीज से नहीं डरना चाहिए और हमको जो एक्शन लेना है एट द राइट टाइम एट द राइट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग वी विल डू इट। नहीं, लेकिन फिर ये एजेंडा क्या है? इसके पीछे मकसद साफ है कि पाकिस्तान अंदर से बहुत डरा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त, सर मैं आपका रुख करूंगा, इस वक्त हमारे साथ कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कविंद्र जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर आपका। और आज पूरा देश जो है वो बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है, और पूरा देश एक सुर में बदले की मांग कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि बदला होना चाहिए, और यह बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान फिर कभी ऐसी हिमाकत कर ना पाए। कविंद्र जी, देखिए, इस वक्त देश में एक मजबूत सरकार है। हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री के बारे में, तो उन्होंने हमेशा से जिस प्रकार से कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, इस चीज को खत्म किया है, पत्थरबाजी की खत्म की है। पहले लोग मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में चल पड़ते थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जमायत जैसे और हुर्रियत जैसे जो संगठन थे, मस्जिदों से ऐलान किए जाते थे, आज उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। लेकिन जब इस प्रकार से इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो दहशत का माहौल तो बनता है, ये स्वाभाविक बात है। अभी पिछले हफ्ते में जो सरकारी आंकड़े आए थे, पिछले 3 महीने में 5 लाख के लगभग कविंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, वो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे थे आप, पिछले 3 हफ्तों की। हाँ, मैंने कहा कि अभी पहले जो दूसरे देश हैं वो एडवाइजरी जारी करते थे कि कश्मीर में कोई ना जाए, माहौल साजगार हुआ था। लेकिन पहलगाम की हत्याकांड के बाद परिस्थितियां बदली है, और इसका एक्शन लेते हुए माननीय गृह मंत्री उसी दिन दिल्ली से वहां पर यूनिफाइड कमांड की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भी वहां पर विदेश दौरे से वापस आए, और आते ही जो सीसीएस की मीटिंग हुई उसमें सैंक्शंस लगाई गई। अभी पाकिस्तान की गिद्दड़ भपकियां हम हमेशा देखते रहे हैं, पहले भी हम युद्ध रहे हैं, तो किसी जी तो सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें बड़े फैसले किए गए हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे इस बार तगड़ा प्रहार होगा, करारा प्रहार होगा, पाकिस्तान की कल्पना से ज्यादा बड़ा प्रहार होगा। लेकिन ये तय भारत सरकार करेगी, ये तय इंडियन आर्मी करेगी, तीनों सेना मिलकर करेगी और भारत सरकार के निर्देश के अंतर्गत करेगी। रामेश्वर यादव साहब, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं कहना चाह रहा था कि इस प्रकार की जो अंदर घुड़कियां जो है वो पाकिस्तान हमेशा देते रहता है, तो हमको इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए जी। इनके पॉलिटिशियन जरा सी भी कोई बात है कि वो पहला काम करते हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट अगर हैं तो इट इज ए न्यूक्लियर डेटरेंस ऑल्सो। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हमको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और हम जो अपना कार्य करेंगे अपने सही स्थान पर और सही समय के ऊपर अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव जी, सवाल मेरा यह है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी फिलहाल क्या नजर आ रही है? अगर आप 2-3 दिन के तमाम घटनाक्रमों को अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम डिप्लोमेट से बात करना, भारत की चिंताओं के बारे में अवगत कराना और दुनिया भर का जो समर्थन है वो भारत को प्राप्त होना। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया का रुख कर रहा है और कह रहा है कोई मुल्क इसमें आकर मध्यस्थता कर दे, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो दुनिया का नुकसान होगा। देखिए विवेक जी, भारत सरकार है
और भारत की सुरक्षा तंत्र के द्वारा ये जो पूरी घटना हुई है, आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है, उसको ये जो नया भारत है एप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और उस रिस्पॉन्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पहले ही भारत सरकार के द्वारा की गई है। 5 बड़े निर्णय डिप्लोमेसी के संदर्भ में लिए गए हैं। और जहां तक मिलिट्री एक्शन की बात है तो निसंदेह ये जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन जैसा जनरल साहब ने कहा कि वी विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। और ये जो चीज है वो भारत इंश्योर करेगा, क्योंकि जो आतंकियों ने ये जो घटना की है उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। उन्होंने एक वैसा ही हमला किया है जैसा कि हमास नामक आतंकी संगठन ने इस्राइल के ऊपर किया था। और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की भी साजिश के तहत किया गया था। भारत के सुरक्षा तंत्र को एक ऐसे समय पर चुनौती देने के लिए भी किया गया था कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मौजूद थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, ऐसे समय पर भारत के ऊपर ये चुनौती पैदा की गई और भारत इसको निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसा कि मैंने कहा विवेक जी, ये रिस्पॉन्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मिलिट्री एक्शन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते और ये जो जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि ये रणनीतियां गुप्त होती हैं और जब ये होगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कीदर भपके की बात है तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि यदि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार पहले कहा था। और भारत यद्यपि की न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति रखता है, लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में जो नीति है उसमें मैसिव रिटेलिएशन की बात भी है। और यदि भारत के ऊपर किसी तरीके का नाभिकीय हमला किया जाता है तो जाहिर है कि भारत उसको मैसिव तरीके से, और मैं इसको रीएम्फसाइज करूंगा, मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझ लेना चाहिए कि फिर उनका अस्तित्व तो नहीं बचेगा। अगले दिन से आप पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप में नहीं पाएंगे, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये जो गीदड़ भपकी देते हैं, इस तरह की गीदड़ भपकियों से जो नया भारत है नहीं डरने वाला है, ये बात मैं पहले कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न है तो आज की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हम आतंकवाद के प्रति विवेक जी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। नहीं, लेकिन आपकी बात में चलिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो हमने एयर स्ट्राइक की, इसके अलावा छोटी मोटी कार्रवाई और चलती रहती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी खुराक साल में अगर 2-3 बार भी पाकिस्तान को दिया जाए तो पाकिस्तान ठंडा रहेगा। तो हमने उरी के बाद और पुलवामा के बाद जो हमने कार्रवाई की, वो कार्रवाई क्या हमें जारी रखनी चाहिए थी? और जैसे ही टेरर कैंप है, देखिए अब हमारे पास सैटेलाइट भी है और हमारे पास जो डिफेंस को लेकर डेडिकेटेड सैटेलाइट भी है, तो हमें पता है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कि टेरर कैंप्स कहां कहां चलाए जा रहे हैं और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा सकती है धरती के किसी भी पर्टिकुलर हिस्से की, इवन पीओके में चल रहे टेरर कैंप की भी। यहां तक कि इन सैटेलाइट से यह भी पता लगाया जा सकता है कि रियल टाइम सिचुएशन में वहां कितने टेररिस्ट मौजूद हैं और कितना बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है और किन किन इलाकों में चलाया जा रहा है। जब इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी हमारे साथ मौजूद है तो क्या इस बार इसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक होगा? और दूसरा ये कि हमें उनके इलाकों में हमला करने के लिए उनके घर में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं संजीव जी इससे आपका जवाब लूं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर है। आतंकी हमले में हाशिम मूसा का नाम सामने आया है। खुफिया एजेंसी मूसा की तलाश कर रही है। कई आतंकी हमलों में यह मूसा शामिल रहा है और कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी आतंकी हाशिम मूसा को ढूंढ रही है। कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है हाशिम मूसा। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रजनीश, क्या है पूरी खबर? जो हमारे एजेंसीज के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसमें हाशिम मूसा एक जो शख्स है जो पाकिस्तानी नागरिक है उसकी तलाश की जा रही है। और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें भी
इसकी भूमिका जो है वो एजेंसीज के हाथ लगी है। कई ऐसे जो सबूत और इंफॉर्मेशन उनके हाथ आई है कि हाशिम मूसा उस जो पहलगाम आतंकी हमला था उसमें भी शामिल था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले 9 महीनों में हाशिम मूसा जो है वो गैर जो कश्मीरी लोग और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर 3 बार ये अटैक कर चुका था आतंकवादियों के साथ मिलके। इसके अलावा जो विवेक एक और चीज पता चली है, जो एजेंसीज के सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय एजेंसियां ऐसे लिंक्स की भी जो तलाश कर रही हैं। बड़ा देखिए, बड़ा सवाल यह है कि हाशिम मूसा क्या अभी भारत में ही है या फिर अटैक के समय क्या वो पहलगाम और जम्मू कश्मीर में मौजूद था या अभी ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है? देखिए विवेक, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक हाशिम मूसा अभी भारत में ही, भारत की सीमा के अंदर ही मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सोर्सेज, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी पर्पस से ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो इस समय कहाँ पे है, लेकिन उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और वो उसको लगातार जो है उसकी घेराबंदी उस इलाके में कर दी गई है। फिलहाल कुछ समय का विवेक इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद हाशिम मूसा भी जो हमारी फोर्सेज है और एजेंसीज है उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोबारा मेहमानों के पास चलते हैं। संजीव जी से मैंने सवाल पूछा था और अनिल गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, तो सवाल मैंने आपके सामने रखा था, उसका जवाब चाहेंगे प्लीज। जी देखिए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है विवेक जी, और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत को अपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के संदर्भ में जो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसको शार्प करना होगा। अब ये बदलाव की आवश्यकता है कि इसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन तरीके से करने की आवश्यकता है। समय समय पर जहां कहीं भी हमें हाई वैल्यू टारगेट्स मिले उनको हिट करने की आवश्यकता है, और ये हम इजराइल से और अमेरिका जैसे राष्ट्रों से ये सीख सकते हैं। अमेरिका चाहे वो वॉर टाइम हो चाहे वो पीस टाइम हो, सभी समय में जहां कहीं भी उसे हाई वैल्यू टारगेट्स दिखाई देते हैं उनको वो अपने स्ट्राइक्स के माध्यम से लगातार सस्टेन तरीके से हिट करता है। और यही कारण है कि अमेरिका बड़े आतंकी हमलों को रोक पाने में सफल साबित रहा है। और जाहिर है कि इस तरीके का जो ऑपरेशन है वो भारत की एजेंसीज को भी, हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को सस्टेन तरीके से करने की आवश्यकता है। और इस तरीके की जो प्लानिंग होनी चाहिए कि जो ऑपरेटिव्स हैं जहां कहीं भी वो अगर वो शांति से भी बैठे हुए हैं तो उनको शांति से भी ना बैठने दिया जाए, उनको लगातार प्रेशर में रखा जाए ताकि ये किसी तरीके की साजिश के बारे में सोच भी ना सके। तो इस तरीके का जो बदलाव है वो हमें निसंदेह लाने की आवश्यकता है। और मैं ये आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार इस संदर्भ में भी आने वाले समय में जरूर विचार करेगी कि इस तरीके का कैसा ऑपरेशन किया जाए ताकि जो पाकिस्तान के जो आतंक के जो आका हैं, जो वहाँ के जो स्पॉन्सर को करने जो पाकिस्तानी और आईएसआई के जो लोग हैं वो सभी अंदर एक आम धारणा देखिए, मेरा मानना है संजीव जी, एक आम धारणा क्या बनी पाकिस्तान के अंदर, अनिल गौड़ सर का रुख करेंगे। एक आम धारणा पाकिस्तान के अंदर यह बनी, खासकर हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना के अंदर, कि आप आतंकी भेजते रहिए, भारत ये चिल्लाता रहेगा कि भाई पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। हमारी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी और हम जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हम उनसे फंड भी हासिल करते रहेंगे। लेकिन भारत ने कभी वो डेटरेंस क्रिएट नहीं किया। हमने एक दो बार देखा कि एक दो बार कोशिश हुई, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद उसका इंपैक्ट दिखा, ऐसा नहीं उसका इंपैक्ट नजर नहीं आया। लेकिन वो डेटरेंस जो होना चाहिए भारत के नाम से, पाकिस्तान के हुक्मरान कांप उठे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो वाली जो सिचुएशन है वो कभी आ ही नहीं पाई। और इसलिए मैं ज्यादा चिंतित हूं कि जब तक हम पाकिस्तान के अंदर वो डेटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान किसी भी एक इंसिडेंट के बारे में सोचने से पहले, प्लान करने से पहले, वहां की सेना प्लान करने से पहले भी 1000 बार सोचे कि ऐसा किए तो इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान की सेना का दुस्साहस देखिए कि बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, केपी में मार खा रहे हैं, इसके बावजूद इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंडिया में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि खुद फंसे हुए भी हैं और एक और फ्रंट खोलना चाहते हैं। तो इसके पीछे गलती किसकी है, अनिल गौड़ साहब? नमस्कार विवेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं जब भी कभी आपके चैनल या दूसरे चैनल में भी आता हूं, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि हमें
बहुत देर पहले प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि हम अभी तक प्रोएक्टिव नहीं हुए, और ये जो बातें सारी हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम प्रोएक्टिव नहीं है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट किया, हमने और कुछ एक छोटी मोटी की, उसके बाद हम फिर चुप करके बैठ गए। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है? हुकूमत है फौजी की, बिल्कुल फौजी हुकूमत है। और ये जो बाकी जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, नवाज शरीफ, जो भी है, वो सिर्फ एक कहते हैं ना, वो पुतली होते हैं उनके आगे। काम कौन करता है? फौज, और उसके आगे कौन करती है? ISI। ये सारी प्लानिंग जो है, ये सारे जो आतंक का खेल है, ये सारा उनकी तरफ से चलता है। और आपने देखा जब अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबान जब उन्होंने अमेरिकन को भगा दिया वहां से और उनका अपना शासन वहां पे किया, सबसे पहले कौन गया वहां पे? ISI के चीफ। और वहां पे उनको कहने मुबारक देने गए और उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा जो है अब वो बन गया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहे। हमारे सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, देश के अंदर एक सबसे बड़ी एक कमजोरी है, वो ये है कि हमने आज तक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ही नहीं। हमारा जो भी है, ये जो थिंक टैंक जो है, एक थिंक टैंक इस हिसाब से बना ही नहीं। और अगर थिंक टैंक बना तो कभी भी हमारे फौज की जो एडवाइस है वो कभी उस तरीके से ली ही नहीं गई। वो उसको हमेशा एक साइड पर रख दिया। सिर्फ मेरे ख्याल से 71 की लड़ाई के अंदर जब हमारे मानेकशॉ जी को एक पूरा फ्री हैंड दे दिया था, इसके अलावा कभी कुछ हुआ नहीं। और जब भी उसके बाद भी अगर कोई समझौता करना हो, उसके अंदर भी हमारे जो फौजी हैं, जो फौज के हमारे सलाहकार हैं, हमारे जनरल हैं, उनसे भी सलाह नहीं ली जाती कि भाई ये कौन सा इलाका हमें अपने पास रखना चाहिए, कौन सा हमें छोड़ देना चाहिए। हमने देखा 65 के अंदर हाजी पीर इतनी मुश्किल से, इतने लड़ाई करने के बाद में, हमने इतनी कुर्बानियां देने के बाद में लिया, वो हमने दे दिया उनको। 71 के अंदर छम्प का इलाका, हमारा अपना इलाका, ये भी नहीं कि पाकिस्तान का, हमारा अपना इलाका हमने छोड़ दिया और छम्प के हमने रिफ्यूजी बना दिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये हालत है। और अभी भी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ 2014 के बाद थोड़ी थिंकिंग में चेंज आई है, पर उसमें भी पूरी नहीं आई। हमने CDS बनाया। CDS को हमने क्या किया? CDS होना चाहिए था चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री अफेयर, उसको हमने सेक्रेटरी लेवल बना दिया। एक सेक्रेटरी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी नीचे है। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखें, बजाय उसको ऊपर होने के वो नीचे आ गया। और उसको कौन सलाह कौन ले रहा है उससे? भाई आप जब तक एक अपने जो थॉट प्रोसेस है हिंदुस्तान का, वो नेहरू के जमाने का कि जी मेरे को फौज तो चाहिए नहीं, एक पुलिस मैन चाहिए लाठी लेके। और जब 62 के अंदर जब चीन ने बैंत मारा हमारे को, तो फिर हमें होश आ गई, नहीं ये हमें फौज भी चाहिए। तो ये जो हमारी सोच है, ये तब तक से अभी तक चली आ रही है। और इसी का नतीजा ये है, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर लोग आज मारे जा रहे हैं, ये यही चीज है, इसी बात के ऊपर है, और कोई वजह नहीं है। आप एक्शन लीजिए। आप मेरे को बताइए, अगर वो लड़का जो आतंकवादी है, उसका घर अगर कल उड़ाया है, उससे पहले क्यों नहीं उड़ाया उसका घर? अगर उसके बाकी जो एसेट्स हैं, जितने भी आतंकी गए हुए हैं, उनके क्यों नहीं एसेट सीज हो रहे? उनके क्यों नहीं वो हो रहा? आज तक क्यों नहीं हो रहा वो? क्यों? क्योंकि हमारा जुडिशरी भी उस हिसाब से है। नहीं जी देखो जी, हमने ह्यूमन राइट्स है, हमारा सब कुछ है। आप अपने लोगों को मरवाते रहिए और ह्यूमन राइट्स से धुन गाते रहिए। पॉलिटिशियन भी हमारे उसी हिसाब से। आज पॉलिटिशियन क्यों निकला कश्मीर घाटी के अंदर? वो इसीलिए क्योंकि टूरिज्म इफेक्ट हुआ है। उसको पता है कि ये जो टूरिज्म इफेक्ट हुआ है, ये अगले 5 साल जो है वहां पर टूरिस्ट नहीं आएगा और लोगों के अंदर जो है एक गुस्सा होगा। गुस्सा किसके लिए होगा? ये पॉलिटिशियंस के लिए। और आज भी देखिए आप क्या होता है कि जब आप कभी किसी को, एक पुलिस वाला पकड़ता है एक सस्पेक्ट को और उसकी शिनाख्त वगैरह करता है, इमीडिएटली जो है वो पॉलिटिशियन, देखो जी आपने उसको पकड़ लिया, वो आदमी जाके घर में सुसाइड करता है, आप यहाँ पे उसके खिलाफ, वो पुलिस के खिलाफ आप मुजाहरे करने शुरू हो जाते हैं। तो ये हालत है हमारे देश की। हमें कोई आंख बंद कर नहीं बैठना, हमें देखना कि हम अंदर क्या है। हम इजराइल की तरह नहीं है कि सारे एकजुट होकर हम कहें कि ठीक है जी अब करें। आज अगर प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं, ऑपोजिशन वाले आप देखिए क्या हो। हमारा LOP जो है 26-27 हिंदू मारे गए, उनके घर नहीं गए। वहां पे एक जो कश्मीरी एक है उसके घर चले गए। ये क्या दर्शाता है? ये आपकी सोच। बिल्कुल, और इस तरह के बयान भी सामने आए। आपने OGW की बात की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की। मैं इस टॉपिक पर आऊंगा अनिल सर आपके पास और बाकी मेहमानों के पास भी, लेकिन इस बीच इस खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म हुई है।
सिंधु जल समझौते पर आगे की रणनीति को लेकर गृह मंत्री के घर पर अहम बैठक चल रही थी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत ने इसे लेकर एक बहुत अहम बैठक बुलाई थी। आयुषी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। आयुषी, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर, और इस बैठक में संभवतः क्या चर्चा हुई होगी, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं गृह मंत्री अमित शाह के घर के ठीक बाहर, और यहां पे इनके आवास के अंदर लगभग 1 घंटे सिंधु जल समझौते को लेकर बैठक हुई। इस समझौते को सस्पेंड कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, और इसीलिए शायद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के समक्ष ये बैठक हुई थी। और आपको बता दें कि इस बैठक में जो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स रहे हैं वो ये कि जो सिंधु जल समझौते को लेकर जो भारत सरकार ने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, उसको ग्राउंड पे कैसे उतारा जाए, उसको लेकर जो पूरा रोड मैप है वो तैयार किया गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि सिंधु जल समझौता खत्म, मतलब युद्ध का न्योता भारत दे रही है। बिल्कुल आयुषी, आपके पास वापस लौटेंगे, और जो मुझे सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है दर्शकों वो भी मैं आपको बता देता हूं, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी जानकारी दे दूं। मुझे खबर ये मिल रही है कि जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं जहां पर इमीडिएट इफेक्ट से कार्रवाई की जा सकती है, जो 3 नदियां जिनका 80% वाटर पाकिस्तान को जाता है, वो मैप के जरिए एक प्रेजेंटेशन यहां पर रखने की कोशिश की गई। कहां कहां पर पिन पॉइंट जो एरियाज हैं वहां से वाटर लॉक किया जा सकता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जब भी भारत ने नदियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया, वर्ल्ड बैंक के पास गया मध्यस्थता के लिए, और पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में वो पॉसिबिलिटीज कहां कहां पर हैं, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और यही बात जल शक्ति मंत्री बताने गए थे कि कहां कहां वो पॉसिबल पॉइंट्स है जहां पर पानी रोका जा सकता है अभी, और आगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मैं अनिल गौर साहब, आप कुछ कह रहे थे सर, मैं आप ही से दोबारा शुरुआत कर लेता हूं, उसके बाद मैं बंसल साहब और रामेश्वर सर और संजीव सर के पास जाऊं। OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स जिसको कह रहे हैं, बहुत पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ना होता तो रावण नहीं मारा जाता। इसी तरह से जयचंद और मीर जाफर का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। तो उन OGW को चिन्हित करने की आवश्यकता है। हम वहां कहां लैग कर गए, अनिल सर? देखिए विवेक जी, ऐसा है, वहां सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी रही है, जो OGW और जो UGW हैं, पहले उनकी शनाख्त करने में हमारे को मुश्किलात आई है। क्योंकि जब शुरुआत में, जब 90 के दशक में ये सारा कुछ जब खेल चलना शुरू हुआ, ये टेररिज्म और मिलिटेंसी का और आज़ादी का, उसके अंदर काफ़ी लोग पॉलिटिशियंस भी थे जो उनके साथ मिले हुए थे, और ये सारा बहुत ही आपने देखा किस हिसाब से चल रहा है। पर अब जो है, मैं कहूँगा, ये जब से आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ है, उसके बाद में काफ़ी हमें सफलता मिली है। उसके अंदर कहाँ पे श्रीनगर जो प्लेन इलाके हैं, अर्बन एरियाज के अंदर हैं, वहां पे हमें ये मिली है। पर जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, वहां पे अभी तक ये सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, ये जितने लोग हैं, ये जो अर्बन एरिया से जब भी अभी कोई भी टेररिस्ट या कोई वहां पे मिलिटेंट आता है, तो इमीडिएटली इत्तला जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल जाती है, और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलता है और इनकाउंटर हो जाता है। पर ऊपर के इलाकों में उसका पता ही नहीं चलता। और ये पता लगा है हमें, जब भी कोई हाइडआउट बस्ट होता है, उसके अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर राशन भी मिलता है हमको, उसके अंदर हमें यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ मिलता है। इसका मतलब सारा कुछ आ रहा है वहां पे। ये अब जो लोग हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक गांव के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि कौन OGW है और कौन UGW है, कौन क्या काम कर रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। गांव के अंदर सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है। अब ये लोगों को खड़ा होना है इसके खिलाफ। देखिए, अगर आप नहीं होंगे तो ये जो कार्रवाई चल रही है ये ऐसी चलती रहेगी। कल को आपको रोटी नहीं मिलेगी और आपके बच्चे भूखे मरेंगे। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये अब लोगों को समझना है, कश्मीर घाटी के लोगों को समझना है, जम्मू के लोगों को समझना है जो इनको हेल्प कर रहे हैं।
कि आप आइडेंटिफाई करें उसको, आदमी को, और पुलिस को इत्तला कर जी। दें। आपने कुछ नहीं करना उसके साथ में, आप पुलिस को इत्तला कर दें, पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, और वो कार्रवाई ऐसे ही होगी, इमीडिएट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करके। क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे, देखिए पुलिस इंटेलिजेंस कहां से लेती है? लोगों से ही पता लगता है ना उसको, उसके चारों तरफ। अब सोशल मीडिया है, वो भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, आपकी ईमेल भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, आपका बाकी जो चीज है वो भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, और अच्छे तरीके से हो रही है। उससे भी आप सारा कर सकते हैं, पर आपको असली जो ह्यूमन एंड जिसको कहते हैं, वहां पे आपकी कमजोरी आ जाती है। क्योंकि वो ह्यूमन एंड जो है, वो लोग जो हैं, वो लोग बताएंगे। अगर मेरे को पता है मेरे जो गुवाहाटी में, जो गवांड में रह रहा है, जो नेबर है मेरा, वो ऐसी कार्रवाई करता है, और मैं नहीं बताऊं पुलिस को कैसे पता लगेगा? तो अब टाइम आ गया है हमें इसके ऊपर काम करने का। और इसके लिए मैं बार बार आपके चैनल से और बाकी चैनलों से भी यही कहता हूं लोगों को कि आप सामने आए। आपको सामने आने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ टेलीफोन करके बता दें पुलिस को कि जी ये फलाना आदमी ऐसा है, वो खुद अपने आप इन्वेस्टिगेशन करके उसको देख लेंगे क्या है, और उसको अरेस्ट कर लेंगे। आपका नाम और आपके घर वालों को किसी का सामने नहीं आएगा। जी, लेकिन ये ताबूत में आखिरी कील मारी है पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक करवा के, क्योंकि टूरिज्म हिट हुआ है। मुझे लगता है ये जो OGW और UGW, ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, ये अब धीरे धीरे एक्सपोज होने लग जाएंगे, क्योंकि कश्मीरियों को उनका हित समझ में आने लग गया है। मैं बंसल साहब और रामेश्वर सर का रुख करूं, संजीव सर का, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी इस जल संधि के पक्ष में नहीं थे। हमारा मानना है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बुरा दस्तावेज है। Now, Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. तो सुना आपने किस तरह से उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह सबसे बुरा दस्तावेज, एक बहुत बुरा समझौता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं बंसल सर का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, और OGW पर भी। बंसल सर, देखिए ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे अभी कैप्टन अनिल ने भी बोला कि जो ओवरग्राउंड वर्कर के घर अभी क्यों एक्सपोज हो रहे हैं, पहले से क्यों नहीं इनके ऊपर अटैक किया गया, पहले क्यों नहीं इनको ढूंढा गया? जो 1500 या 2000 निकले हैं, अभी कम से कम 200-400 तो पहले भी निकल जाने चाहिए। तो OGWG को, और वहां ने विलेज गार्ड भी रखे हुए थे। तो जब विलेज गार्ड भी रखे हुए थे, और वहां पे अभी तो गवर्नमेंट की जो है चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार के जो MLA हैं वो क्या करते हैं, वो जाके जनता में ढूंढ ढूंढ के इनको पता लगाना चाहिए था, निकालना चाहिए था। तो इसका तरीका तो था, ये तो करना चाहिए था ये। और जहां तक अब्दुल्ला साहब ने अच्छा कहा है कि इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब बयान देने से क्या फायदा होता है? अभी फायदा ये है कि ये 1960 में जैसे जब हुआ था, तो उसके बीच में जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट भी रही है, काफी कुछ रहा है। इन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? ये मुद्दा उठा करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस था या जो भी था, उनको उठा के पहले ही इसको रद्द करवा देना चाहिए था शुरू में। क्या हाँ, क्योंकि जो इनके फादर हैं, उनके जो फादर हैं, वो तो बहुत दिन से पॉलिटिक्स में है, फारूक अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला। तो वो तो बहुत दिन से जब पॉलिटिक्स में है, और उनकी काफी पकड़ भी रही है, सेंटर में भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया? तो ये इस तरह के बयान तो ठीक है, चलो देते हैं, कुछ ना कुछ तो सबको देना ही है। उन्होंने पॉलिटिकल बयान दे दिया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये है कि इसको क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर में जो है गवर्नमेंट को अभी किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में किसी में नहीं आया। अगर मान लिया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसी बात आती भी है कि वो प्रपोजल आता है, तो सीधा बताया जाए कि देखिए ऐसा है कि जो यहाँ पर अभी जो ये एक तो POK को खाली करें ये, और जो दूसरे ट्रेनिंग जो आतंकवादियों के इनके टैंक जो ट्रेनिंग कैंप है वो सारी जगह में खत्म हो, और इंटरनेशनल जो इंस्पेक्टर इसका मुआयना करेंगे, जैसे केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वेपन्स का होता है, इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे है, तब जाके जो है इसमें अगर कोई इस पर बात बननी है या कोई मानना है तो मानना चाहिए। जी मैं रामेश्वर सर का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। रामेश्वर सर, देखिए ऐसा है कि पानी जो है वो जल जीवन का सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो इसलिए अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं वो एक लिहाज से सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस
स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो वो चाहते हैं कि स्टेट के अंदर जो पानी जो है उसका जो रिसोर्स है उनके कंट्रोल में होना चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी उस इलाके की उन्नति है, जो इरिगेशन है और बाकी इंडस्ट्री है, उन सबके लिए पानी चाहिए। तो इसलिए उस लिहाज से वो बोल रहे हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने बयान दिया है ये सही बयान है, लेकिन बयान बहुत लेट दिया है उन्होंने। जैसे दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने बताया है कि इस चीज को तो बहुत पहले उठाना चाहिए था अगर ये है। तो साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये जो ट्रीटी है इसको खत्म नहीं किया गया है, इट हैज बीन हेल्ड इन अबेंस, करेक्ट। इसमें टेम्परेरी रोक लगाई गई है और साथ के साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज की तारीख के अंदर, ताकि जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो उसको रोक सके। और जैसा इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं पानी के बारे में, जो लोअर रेफरेंट स्टेट्स हैं उनके लिए पानी नहीं रोका जा सकता, तो वो पानी भी नहीं रोका जाएगा। सिर्फ क्या है, 3 जो नदियां हैं, सिंध है, झेलम है और चेनाब है, जिसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा, वो पानी उनको मिलता रहेगा। लेकिन बाकी के जो 20% का पानी है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज की तारीख में, उसका भी काफी बड़ा हिस्सा आज की तारीख में पाकिस्तान को मिल रहा है। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरी जो बात है, इस 20% का जो पानी है, इस पानी को भारत द्वारा इस्तेमाल करने की बात है। और उसके लिए अभी आप देखें पिछले 8-10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी तैयारी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है उसमें 23 किलोमीटर की टनल बनाई गई है। वो टनल तकरीबन बिल्कुल तैयार है, जिससे कि पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं और इस पानी का इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खेती के लिए किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर के लिए किया जा सकता है, इंडस्ट्री के लिए किया जा सकता है। इसी तरह से एक दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसमें भी काफी काम हो सकता है। आज की तारीख में जो जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी नदियां बह रही हैं, उनका अगर पोटेंशियल देखें, वो पोटेंशियल तकरीबन 20,000 मेगावाट पावर का बनाने का है। लेकिन हम कितना बना पा रहे हैं आज की तारीख में? 3,400 3,500 किलोवाट। तो एक करीब 15,000 किलोवाट की जो कैपेसिटी है, हम चाहते हैं इस पानी को डाइवर्ट करके और इसके ऊपर डैम्स बना के उसको एडिशनल हम बिजली पैदा कर सकें। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितने पे काम हो रहा है, कम से कम 8-10 स्कीमें इस प्रकार से चल रही हैं, सारी 6 सर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास साल में जी तकरीबन 10,000 मेगावाट जो बिजली है वो हम पैदा कर पाएंगे। तो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऑल ऑफ ए सडन नीजर रिएक्शन नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसके अंदर जो संधि के अंदर एक क्लॉज है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कम से कम 6 महीने का नोटिस पाकिस्तान को देना होगा। और जब भी ये नोटिस दिया जाता था वो सीधे जाके हेग के अंदर पहुंच जाते थे, बजाय कि आमने सामने बैठने के लिए। उनको ये अंदेशा है कि भारत हमारा पानी रोक देगा, ठीक है। तो लेकिन तो ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत सोच समझ के किया हुआ है और काफी दिनों से इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है। अनदर 5 से 10 साल के अंदर हमारी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि जितना पानी जिसके ऊपर हमारा हक है, हम उस पानी का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर। बात इतनी है, पाकिस्तान में जो पानी है जितना नहीं, लेकिन सर उतना उनको मिलता रहेगा जी। लेकिन आज की तारीख में ट्रीटी मान कौन रहा है सर? पाकिस्तान ने आज तक ट्रीटी को एक क्या दर्जा दिया, क्या वैल्यू दी? कोई वैल्यू नहीं दी। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे, अगर रशिया को लगा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है या डिमांड कर रहा है, अभी कोई दस्तावेज भी साइन नहीं हुए थे, बस ये बात चली थी कि भाई वो लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि भाई नेटो का हिस्सा उसको बना लिया जाए। रूस ने अपने देश के हित में देखते हुए जंग छेड़ दी। इसी तरह से यूएन चिल्लाता रह गया, चीखता रह गया कि इजराइल फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में वॉर रोक दे, सिविलियंस मारे जा रहे, ये मारे जा रहे, वो। उसने कहा कि हमारी जमीन पर खतरा है, हम कहीं नहीं रुकेंगे, तुम्हारा सारा इंटरनेशनल जो भी ट्रीटी है तुम्हारी जेब में, यूएन की जेब में। उसने वॉर जारी रखा। मेरा सवाल यह है, मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि जब हमारा इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, चैलेंज होगा, तो हम क्यों रुके? बड़ी खबर, इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में रूस, पाक में रूस के दूतावास की एडवाइजरी, रूसी नागरिकों को पाकिस्तान न
जाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है रूस ने, और रूसी मीडिया लगातार ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा एक्शन हो सकता है। इसके बाद अब एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि रूस के नागरिक पाकिस्तान का दौरा ना करें। एक और बड़ी खबर बैक टू बैक मैं दर्शकों को बताता हूं। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान ने तेल कंपनियों को निर्देश दे दिया है, डीजल का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जेट इंजन के तेल का भी स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि पाकिस्तान तेल का स्टॉक बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान तेल खरीदेगा कहां से, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है। तो तेल कंपनियों को निर्देश दे रहा है कि डीजल के स्टॉक बढ़ाएं, जिसका इस्तेमाल बैटल टैंक्स और आर्मी व्हीकल्स में किया जाता है। फाइटर जेट ईंधन को स्टॉक करने के लिए कहा गया है, जिससे कि फाइटर जेट उड़ाए जा सके। लेकिन पाकिस्तान क्या यह खर्चा बेयर कर सकता है? बहरहाल इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन संजीव जी उस वाले सवाल पर जवाब कि हमारी संप्रभुता पर खतरा आएगा तो भी क्या हम किसी ट्रीटी या फिर किसी समझौते की ओर देखें? देखिए, ये जो भारत ने कदम उठाया है, ये इस वजह से उठाना भारत को पड़ा है क्योंकि आतंकवाद और तिजारत, आतंकवाद और सहयोग का जो रुख है वो साथ साथ नहीं चल सकते। ये भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, इस ट्रीटी का जो वायलेशन है वो पाकिस्तान के द्वारा पहले से ही किया जाता रहा है। भारत ने इस ट्रीटी की शर्तों को रिव्यू करने के लिए वर्ल्ड बैंक में अपना आवेदन पहले ही दे रखा था, और अब भारत का ये भी मानना है कि ये ट्रीटी 1960 में 1960 में नेगोशिएट की गई थी और अभी 2025 का समय है, और इस ट्रीटी की अनेक शर्तों में बदलाव करने की अब आवश्यकता है, और इस ट्रीटी के प्रावधानों के तहत ही भारत ने आवेदन किया था। लेकिन जो ये भारत ने ये जो कदम उठाया है पहलगाम की घटना के बाद, और इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और इस शर्त के साथ किया गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की साजिशें भारत के विरुद्ध रचना बंद नहीं करता, तब तक ये ट्रीटी बहाल नहीं की जाएगी। जाहिर है कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो कॉस्ट को इम्पोज करने की जो भारत की जो शुरुआत है उसके तहत किया गया है, और ये मैंने जैसा कहा कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है जो कि भारत ने आज ही दिन कर दी है। लेकिन आने वाले समय में जाहिर है कि एक शुरुआत मात्र है। जो ये आतंकी जिन्होंने पहलगाम की इतनी बड़ी साजिश रची, उनको भी इनके कृत्यों की सजा दिलाना, उनको भी इसकी कॉस्ट बताने की जो प्रक्रिया है वो आने वाले समय में हम देखेंगे, और इस संदर्भ में जाहिर है कि तैयारियां की जा रही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अवश्य किया जाना चाहिए। इस घटना जो पहलगाम की जितनी नृशंस हत्या, जितनी कायराना हरकत और जिस तरीके की रेड लाइन पाकिस्तान ने क्रॉस की है, जाहिर है कि उसकी कॉस्ट उसे पता चलनी चाहिए, तभी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगा के रखी जा सकती है। यदि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे हैं और बढ़ेंगे, और पाकिस्तान आने वाले समय में इससे भी कई बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। इसी वजह से ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि भारत ने जो कॉस्ट को इम्पोज करने की और इसकी कीमत और मुझे जो कार्रवाई शुरू की है इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद है, जो उन्होंने कहा था कि सिंधु में पानी और हिंदुस्तान में खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत पहले उन्होंने वार्न कर दिया था पाकिस्तान को, और इसके बाद भी पाकिस्तान ने, और उस वक्त भी उन्होंने वार्न किया था कि अगर भारत में आतंकी हमले हुए तो फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि तैयारी मुझे लगता है बहुत पहले इस ट्रीटी को होल्ड करने की शुरू कर दी गई थी। संजीव जी। जी, ये बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के संदर्भ में बेहद संकल्पवान रुख रखते हैं, और उन्होंने अपने संकल्प को सिद्ध करके भी दिखाया है। 2 स्ट्राइक जो भारत के द्वारा की गई पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये इसी राजनीतिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम था। और जाहिर है कि ये जो बड़े एक्शंस लिए जाते हैं, जब तक आपके राष्ट्र में पॉलिटिकल विल ना हो तब तक इस तरीके के बड़े एक्शन नहीं लिए जा सकते। हमारे पास, सेना के पास पहले भी कैपेबिलिटीज थी। 26/11 का जो हमला हुआ था उस समय भी अगर उस समय का राजनीतिक नेतृत्व हमारे सेनाओं को इस बात का आदेश देता कि कार्रवाई आप करें, तो उस समय भी बड़ी कार्रवाई संभव थी। लेकिन उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, और अनेक तरीके के स्ट्रेटजिक जो भ्रम थे वो पैदा करके रखे गए थे। पाकिस्तान ने जाहिर है कि कुछ बातें
उस तत्कालीन नेतृत्व के दिमाग में छोड़ रखी थी, जो कि उसका जो ये न्यूक्लियर ब्लफ है जी। अब वो संजीव जी आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के हमले से खौफ में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, भारत के हमले के डर से परिवार को विदेश भेजा है, ये बड़ी खबर आ रही है। आसिम मुनीर ने ही ये बयान दिया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, हिंदू और मुसलमानों को लेकर, जिसके बाद ये अटैक हुआ है और पूरी दुनिया ये जान रही है कि इस हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है। भारत भी ये बात जानता है, पाकिस्तान भी ये बात पूरी तरीके से समझता है और आसिम मुनीर भारत के हमले के खौफ में है, अपने परिवार को विदेश भेज चुका है। भारत के हमले के डर से परिवार को विदेश भेज चुका है आसिम मुनीर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जल्दी से बंसल सर के पास जा रहे हैं। बंसल सर, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज है और इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि बट ऑब्वियस बता रहे हैं कि पाकिस्तान खौफ में है। देखिए, शायद जब ये बयान या तकरीर जनरल मुनीर ने करी थी, चीफ ने, और कि भाई टू नेशन थ्योरी है, हमारे मुस्लिम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे रहन सहन सब कुछ अलग हैं, और कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनकी लड़ाई में उनका साथ देते रहेंगे, और साथ साथ जो प्लॉट करा के जो उन्होंने ये अटैक कराया है, तो उनको भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त रिएक्शन और रिस्पॉन्स भारत की तरफ से होगा अभी जो है। लेकिन वो अपने ही फायदे का देखते हैं, हमेशा अपने ही फायदे को देखते हुए उन्होंने अटैक कराया था, क्योंकि उनकी सेना में भी काफ़ी विद्रोह है। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था मुनीर को कि तुम फौज छोड़ दो, फौज अनप्रोफेशनल हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है, सन 1971 से भी बुरा हाल है। और जो है इसके साथ साथ आप जो फौज को एक टूल बना रखे हो पॉलिटिकल लोगों को सेट करने के लिए, उनका बदला लेने के लिए, और आपने जो रिगिंग कराई है, ये जो किया है, आप छोड़ो, नहीं तो हम आ रहे हैं। उन्होंने ये भी पॉइंट रखा था कि जो आपका गलत तरीके से जो अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं हर हाई पोस्ट पे, और अपनी बेटी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा रहे हो, तो ये उसकी प्लानिंग पहले से ही थी कि भाई हाँ, मैं अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ये खुला आया है, उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नेट पे, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना लिया महीने भर पहले। तो वो किस लिए बनाया? वो इसलिए कि इनको फैमिली को भेज देंगे, भगा देंगे। तो ये कायर होते हैं। जो अगर आप जो देखिए अपना जो जब उसके ऊपर अटैक हुआ था यूक्रेन के, और अमेरिका ने कहा था कि मैं आपको जहाज भेज रहा हूँ, आप आ जाइए इसमें, उन्होंने कहा नहीं, मुझे जहाज में हथियार चाहिए। बहादुर आदमी डटे हुए हैं वहां पे, लेकिन ये आग लगा करके परेशान जनता को वहां बर्बाद करके और अपना को सुरक्षित करके धीरे से ये भी निकल जाएगा। इनको क्या है, लेकिन इसको नहीं निकलने देगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर में इनके अगेंस्ट में पार्लियामेंट में वहां की केस चल रहे हैं। एक तो है इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, और दूसरा मानव अधिकार हनन के लिए, तो उसको इसलिए जगह नहीं मिलेगी, नहीं ये भी चला जाता है। क्योंकि देखिए ये सब कुछ करा धरा का ही है, अदरवाइज तो ऐसी कोई जो बात ही नहीं थी जो ये सब करा है। क्योंकि ध्यान हटाने के लिए और अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए ये अटैक कराया गया है, और उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और भुगतने में जो है अभी भारत बिल्कुल एकदम तैयार है, और ये जो है उसका सेना कहीं टिकी। मुझे लगता है जो खौफ अभी पाकिस्तान के अंदर है, इस खौफ के लिए किसी पहलगाम का इंतजार हम ना करें। हम ये ना सोचें कि कोई टेरर अटैक होगा तब पाकिस्तान खौफ में आएगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रीज हैं, हम जानते हैं टेरर कैंप्स हैं, हम जानते हैं वहां आतंकी बैठते हैं। तो हमारे मेजर्स ऐसे होने चाहिए जिससे पाकिस्तान 24 घंटे 7 दिन खौफ में रहे, साल भर खौफ में रहे, हमेशा खौफ में रहे। देखिए ये तो खौफ में अभी जो स्थिति वो ऐसी ही बन रही है कि खौफ में देख अभी आप ये कहीं वर्ल्ड ओवर देख लिए, टेररिस्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। अभी 1 साल से हमास भी लड़ रहा है, वो पैदा होते रहते हैं क्योंकि मरने के लिए तैयार हुए हैं। जहां पे भी रेडिकल्स हैं, ये जितने भी कट्टरवादी हैं, ये मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इनकी जो उदारवादी मुस्लिम्स हैं, आप सऊदी अरब में देख लीजिए, यूएई में देख लीजिए, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहां उन्होंने हिंदुओं का मंदिर भी बनवा दिया यूएई में। और जो कट्टरवादी देश है उनमें चाहे ईरान ले लो, सीरिया ले लो और पाकिस्तान ले लो, तो ये अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, लेकिन अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन आप ये कहें कि इसका कोई समाधान है या इसको जो खत्म किया जा सकता है, कट्टरवादी ये मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे अपनी फितरत को। और जिसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, जो जिसके जो यानी कि फिर हमें एक ऐसी नीति की जरूरत है जो
जबरदस्त तरीके से डेटरेंस क्रिएट करे भारत का पाकिस्तान के अंदर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।